मैं डॉक्टर संजय, आपके पास एक चीज और, जैसे कास्ट इज अ रियलिटी, जो ये बात लेनिन जी कह रहे हैं, मैं जरा आपसे एक चीज और समझूं, क्योंकि राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बनाना, तो मैं हर मंदिर के में जब भजन कीर्तन होता है गांव में कहीं पे भी, तो उसमें जो सबसे ज्यादा कीर्तन के लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो दलित समुदाय से आते हैं, या वो अपर कास्ट नहीं होते हैं। ढोल बजाना, मजीरा बजाना, ये सब काम वो करते हैं, सबसे जोर जोर से कीर्तन करना। लेकिन वो मंदिर के चौखट ही तक है, आप मंदिर के चौखट के अंदर तो एक एक जात विशेष के ही लोग वो काम करेंगे। ये भी फैक्ट है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना इस देश में, सरकारी ट्रस्ट था, सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सरकार बना रही थी, उसमें केवल 15 लोगों में एक कामेश्वर चौपाल को, उसके भी कारण है कि उनको क्यों उसमें डाला गया, क्योंकि वो 89 में पहली ईंट रखी थी, वो अलग छोड़ दिए। बाकी 14 में से 12 लोग ब्राह्मण हैं, और इसको कोई माने चाहे ना माने, लेकिन आप केवल उस ब्राह्मण को क्यों करेंगे? वो अजीब सा एक ट्रस्ट है जिसमें कहा गया कि अगर उस समय का फैजाबाद, अब का अयोध्या का डीएम अगर नॉन हिंदू होगा तो एक्स ऑफिशियो उसका मेंबर नहीं होगा, जो संविधान के बिल्कुल अगेंस्ट चीज है। तो आपसे फिर इसी बात पे कि ये जो जाति जनगणना एक बार हो जाएगी, तो ये जो ठेकेदार लोग बने हुए हैं कि मैं उसका ठेकेदार, मैं सबसे अच्छा मैं ही बताऊंगा कि आप कैसे काम करिए, उस पर कुछ लगाम लगेगी? या जैसा लेनिन साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये इलेक्शन से ज्यादा सामाजिक उसको ठीक करने में होगी? लेकिन अभी तो लगता है कि इलेक्शन ही इसकी की होगी, जैसे मंडल आयोग का नियत जो भी रही हो, लेकिन उससे आज की तारीख में वोट की राजनीति तो वहीं से हो रही। हाँ, देखिए आनंद जी, जब भारतीय समाज की बात हो रही है तो भारत के समाज का यह एक सच है, जाति, इसे कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है। और एक ऐसी जाति जो कभी जाति भी नहीं है, वो आज तक बनी हुई है, ये इन किन प्रकार बनाए रखने का प्रयास भी किया गया है। समझ में नहीं आता है कि आखिर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं जाति जनगणना का। उसके पीछे दो तीन रीजन मुझे साफ साफ समझ में आता है कि देखिए 2011 की भी जो जनगणना हुई थी उसमें 3 शब्द लिखे हुए थे, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। ये शब्द लिखा हुआ था 2011 के जनगणना में। 1931 के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना की बात की गई थी। और मजे की बात है, एक रेफरेंस के तौर पर बता दूं कि उस समय विभिन्न कारणों से उसमें सुषमा स्वराज जी ने इस जातिगत जनगणना को सपोर्ट किया था, लेकिन पी चिदम्बरम साहब ने इसको अपोज किया था। मुझे लगता है कि सत्ता में जो भी पार्टी आती है उनको ऐसा लगता है कि जाति कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि हमारे स्थिति को, हमारी सत्ता को, हमारे पावर को ये चैलेंज न करे। हालांकि यह बात भी दीगर है कि 1990 में जब वीपी सिंह आए थे 1989-90 में, तो मंडल कमीशन के आधार पर आए थे, उन्होंने लागू किया था। और आप देखेंगे कि भारत की राजनीति एक बिल्कुल दूसरे दिशा की तरफ आगे बढ़ जाती है। लेकिन जाति जनगणना के साथ कुछ एक जो विधिक जो चीजें हैं वो भी मैं आपको बतला दूं कि राज्य सरकार जनगणना नहीं कर सकती है, सर्वे कर सकती है। जनगणना करने का अधिकार जो है वह केवल 1948 जनगणना रूल्स जो एक्ट है 1990 में रूल्स बना था, 1994 में उसमें संशोधन किया गया था, उसके आधार पर सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसको यह अधिकार दिया गया है और वह जातिगत जनगणना कर सकता है। लेकिन सर्वे कोई भी सरकार कर सकती है। आर्टिकल संविधान संशोधन विधेयक 127 के द्वारा जो मई 2021 में आया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, सर्वे कर सकती है। राष्ट्रपति जो पिछड़े वर्ग हैं उनके सूची में यथोचित परिवर्तन कर सकती है राज्य सरकार के गवर्नर के रिकमेंडेशन के आधार पर। क्योंकि उस समय एक ऐसी स्थिति आ गई थी, आपने देखा होगा उस समय एकदम से SC ST कैटेगरी में जबरदस्त तरीके से उबाल आया था और सरकार को एकदम से आनन फानन में यह संशोधन विधेयक लाना पड़ा था और सारी पार्टियों ने इसको सपोर्ट किया था। तो देखिए, ये दो चीजें नहीं चल सकती है कि आप संसद के अंदर तो एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हम पूरे पिछड़े वर्ग को और अनुसूचित जाति को, जनजाति को पूरा हम अधिकार देना चाहते हैं,
लेकिन जब जनगणना की बात आती है तो आप कहते हैं कि इससे हमारे समाज में बिखराव पैदा होगा। यह मुझे लगता है यह सबसे बड़ा पाखंडपूर्ण वक्तव्य है और इससे हमें बचने की आवश्यकता है। जो दूसरी चीज ये है, मुझे लगता है कि सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, जिसमें उनको डीबीटी स्कीम के तहत तमाम प्रकार के सुविधाएं दी जाती हैं, मुझे लगता है कि इससे क्यों भागना। जितनी भी जाति हैं, जाति का उनका पहचान हो जाना चाहिए। बहुत सारे क्राइटेरिया है, उनका इनकम है, उनकी एजुकेशन है, उनका लाइफ लॉन्गेविटी है, उनका एग्रीकल्चर है, तमाम सारी कितने लोग इंडस्ट्रीज में लगे हुए, बहुत सारे क्राइटेरिया के आधार पर जातिगत जनगणना की जाती है। यह बात भी समझ में आ जाएगी। पूरे भारतवर्ष में लगभग 29.5 करोड़ हाउस होल्ड है, जिसमें से लगभग 68-69% आज भी ग्रामीण क्षेत्र में, बाकी ज्यादातर वो शहरी क्षेत्र में है। तो अगर एक बार जनगणना हो जाती है, फैमिली लेवल पे भी चीजें हो जाती, तो सरकार के लिए भी आसान हो जाएगा कि आप लोक कल्याणकारी योजना को उन तक सही मायने में वास्तविक रूप से उन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन चूंकि इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, एक बड़ा नैरेटिव गढ़ना है, उसके लिए जाति बाधक बन रही है। इस प्रकार की ये चीजें कही जा रही है। और आपने जो यह बात कही कि मंदिर के दहलीज पे ढोल मजीरा बजाने तक तो ओबीसी और दलित जातियों को तो अधिकार प्राप्त है, लेकिन उस ड्योढ़ी के अंदर इस देश के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो वहां पे जाएं और वो पूजा अर्चना कर सकें। तो ये जो हमारे साइक में, हमारे मानसिकता में जो बैठी हुई चीज है, इसको निकालने की आवश्यकता। और मैं तो कहता हूं खुले मन से सभी सरकार को इसके पक्ष में आना चाहिए और जातिगत जनगणना की बात करनी चाहिए। जी आनंद जी। जी, मैं डॉक्टर संजय एक इंपॉर्टेंट बात और थी, जो भी ग्रामीण परिवेश से आ रहा है, जो भी, उसके लिए जो पहला संस्कार, मैं हरदम ये कहता हूं, उसका जो इस दुनिया में आने के बाद जो पहला संस्कार होता है हिंदू धर्म के हिसाब से, वो नाल काटने वाला होता है। और वो कोई नाल अपर जात की कोई ब्राह्मण आके नहीं काटता है, वो हर, चाहे वो ब्राह्मण हो और चाहे वो सबसे दलित वर्ग का हो, उसका नाल काटने का एक पर्टिकुलर जात के पास स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि वो स्पेशलाइज काम है। अगर आप वैसे नहीं काटिएगा तो बच्चे की जान को भी खतरा है, माँ की जान को भी खतरा है। और जो हिंदू धर्म में जब मरते हैं, जैसे सनातनी मरेंगे ज्यादातर लोगों के यहाँ, हम लोगों का जो अंतिम संस्कार होता है वो कपाल क्रिया होता है, वो डोम करता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारा पहले से और आखिरी संस्कार के बीच में सारी समस्या बीच में रहती है। पहला संस्कार मैं उससे करवाता हूं, आखिरी संस्कार मैं डोम से करवाता हूं, बीच में मैं राजपूत हो जाता हूं तो कोई ब्राह्मण हो जाता है, कोई उच्च वर्ग हो जाता है, ये सब समस्या है। मैं लेकिन जैसे बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ये एक रियलिटी है। रियलिटी यह है कि अगर अजय मिश्रा बड़ी जात के नहीं होते तो उनके लड़के को जमानत नहीं मिली होती, भले ही 4-10 दिन के लिए मिली। जमानत देने वाले, मतलब जो जज साहब थे, जमानत की पैरवी करने वाले जो वकील साहब थे, जमानत के विरोध करने वाले जो वकील साहब थे, ये सब एक वर्ग विशेष से आ रहे थे और वो ऊपर अपर कास्ट था। ब्रिजभूषण शरण अगर राजपूत नहीं होते तो उनको पॉक्सो से गिरफ्तार कर लिया गया होता। उमर खालिद, क्योंकि खालिद है, उसको 3 साल से क्यों रखा गया है ये सरकार भी नहीं बता रही, ये कोर्ट भी नहीं बता रहे। तो अगर ये रियलिटी है तो मैं दूसरी तरफ ये भी समझना जरूरी है डॉक्टर संजय कि ये चाहे जाति जनगणना आए या ना आए, अगर आप नहीं लाएंगे जाति जनगणना तो लोग अपने आप इसको दूसरे विभत्स ढंग से आपसे लेके जबरदस्ती लेंगे। आप इसको रोक नहीं सकते हैं। तो जो बेहतर ढंग है, जो सबको लगता है, जैसे लेनिन जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक व्यवस्था कर लो, सबकी जनगणना कर लो और फिर उसके हिसाब से तय करो। इस पे थोड़ा आपसे समझना होगा कि हम सब लोग जो भी इसके अगेंस्ट है उनको समझाने की जरूरत है। डॉक्टर संजय। देखिए आनंद जी, आपने जिस व्यापक परिप्रेक्ष्य में जातिगत जनगणना को रखा है, तो जाति देखिए केवल एक सामाजिक सच्चाई ही नहीं है। आज लाख पार्टियां इस बात को नकारे, खासतौर से उसमें भाजपा जिस तरीके से जातिगत जनगणना के विरोध में है, लेकिन सच क्या है? सच तो यही है कि टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव की सारी रणनीति में जाति सबसे बड़े प्रमुख घटक के तौर पर होता है। हर एक संसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में यह देखा जाता है कि किस जाति की जनसंख्या वहां पे कितनी है और उसी हिसाब से टिकट का बंटवारा किया जाता है। जातिगत सम्मेलन हो रहे इस देश में,
उससे किसी को विरोध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इस पे एक थोड़ा सा रोक लगाया, खासतौर से चुनाव के दौरान इस प्रकार के सम्मेलन नहीं हो सकते। लेकिन जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टी के नेता, आप सभी जातिगत सम्मेलन को प्रश्रय दे रहे हैं। हमारा सामाजिक सरोकार पूरी तरीके से जाति पर आधारित है। और जो सबसे बड़ी बात है, जिसका इशारा आदरणीय लेनिन जी ने किया है, कि हमारे आर्थिक सरोकार को भी जाति पर आधारित किया जाता रहा है अभी तक, और कोशिश ये की जाती रही कि भविष्य में भी यह सरोकार बना रहे। तो इस प्रकार से एक जो आर्थिक संरचना खड़ी की जा रही है, जिसमें बैक में यानी पर्दे के पीछे जाति सबसे बड़ी भूमिका के तौर पर रहे, लेकिन हम जाति को नकारते रहे, ये बहुत बड़ा कुचक्र है। और मुझे लगता है कि इस जाति की जो एक पूरी की पूरी जो भावना है, जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में और खास तौर से उत्तर भारत के, जिसमें बिहार, यूपी और हरियाणा, ये 3 राज्य मुझे विशेष तौर से लगते हैं, जहां की जाति, जाति की अस्मिता, जाति की राजनीति और जाति का आग्रह दुराग्रह, इन सब चीजों के साथ जिस प्रकार से खेल किया जाता रहा है। आप देखेंगे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बलात्कार होता कौन होते हैं? वो दलित या पिछड़ी जाति की लड़कियां होती या महिलाएं होती हैं। इस पे नहीं लोग बोलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे की वो मानसिकता होती है, जिसके कारण वो आज भी वो जो दंभपूर्ण आचरण है, जिसके आधार पर लोग कोशिश करते हैं कि हाँ, हम उच्च जाति के हैं। इसको समझने की आवश्यकता है, इसको जानने की जरूरत है। और मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार इसको नहीं रोक पाएगी। क्यों? क्योंकि सरकार की पूरी संरचना जातिगत आधार पर बनी हुई है। और आप कह रहे हैं हम जातिगत जनगणना नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि समाज का ताना बाना बिगड़ जाएगा। ऐसे तो नहीं चलेगा। समाज के ताने बाने को समझना है और जाति को समझना, तो लोहिया की तरफ जाना होगा, जिन्होंने जाति तोड़क समाज की बात की थी। एक ऐसे, और लोहिया तो स्वयं कहते कि वो पूरी तरह एक अधार्मिक व्यक्ति, वो धर्म को नहीं मानते, लेकिन कितनी खूबसूरती से उन्होंने कहा था कि उनकी एक इच्छा है कि चित्रकूट में वह बाइबिल और रामायण और इसके अलावा ये कुरान को एक पाठ किया जाए। उसका जो सांस्कृतिक पक्ष है उसको समझने की जरूरत है। तो भारत के पूरे सनातनी परिप्रेक्ष्य में अगर रामायण को, कुरान को और क्या कहते हैं, शब्द कीर्तन को, उन सब चीजों को अगर समझा जाए तो पूरी की पूरी हमारी सांस्कृतिक पक्ष में तो एक बेहतर तरीका सामने आ सकता है। लेकिन जिस सतही तरीके से हम केवल एक हिंदू संस्कृति और हिंदू आचरण की बात कर रहे हैं, जिसका इशारा पिंटू पनेशिया और ये मोनू मानेसर की जो बात कर रहे हैं कि आज हमारे सबसे बड़े हिंदूवादी संस्कृति के द्योतक हो गए, क्या इसे हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं? और मजे की बात है कि ऐसे लोगों को सत्ता पोषित कर रही है और उनको कह रही है कि हाँ, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। ऐसे नहीं चल सकता। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना के लिए बहुत जरूरी है सभी पार्टियां, जिसमें खासतौर से विपक्ष की पार्टियां, बिहार में तो ये जनगणना लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आज और कल तक में सरकार ने अपना प्रतिवेदन भी दे दिया है कि हाँ, उसकी जनगणना कंप्लीट हो गई है। 2 चरणों में ये हुआ था, बीच में तमाम सारे लोगों ने इस पर आपत्ति की, लेकिन वो हो गया है। और इस प्रकार की डिमांड अभी राजस्थान में अशोक गहलोत साहब ने भी की है। और आप देखेंगे लगभग कर्नाटक में भी इस प्रकार की बात है, लगभग सारे राज्यों में इस प्रकार की बात है। उत्तर प्रदेश में जरूर इस बात को लेकर सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी जी ने नकारा, लेकिन उसके पीछे भी मुझे लगता है कि राजनीति सबसे बड़ा तत्व है कि इसके कारण कहीं सीटों की संख्या में कमी न हो जाए। यह जो एक रीजन है, मुझे लगता है इस माइंड सेट के साथ बाहर निकलने की जरूरत है। सत्ता में बैठे लोगों को सबको समझना होगा कि अगर इस देश में एक इक्विटेबल सोसाइटी बनानी है, इक्विटेबल, इक्वल तो नहीं हो सकती, इक्विटेबल सोसाइटी बनाना है, उसके लिए हमें जाति की पहचान और जातिगत पहचान के पीछे जो तमाम सारे कारण है उनको समझने की आवश्यकता, और तभी एक लोक कल्याणकारी, एक डेमोक्रेटिक राज्य की हम स्थापना कर सकते हैं। मुझे एक चीज और ध्यान आ रहा है, जॉन रॉल्स का एक उन्होंने किताब लिखी थी, थियरी ऑफ जस्टिस, 1972 में उन्होंने लिखी थी, और उन्होंने ये कहा था, व्हील ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा भी दी थी, अज्ञानता का आवरण, कि यदि समाज के सभी व्यक्तियों को इस बात का भान ही न रहे, वह ज्ञान ही न रहे कि वो किस पद और पदवी से विभूषित है या उनके पास कौन सा पद है, तो समाज सही मायने में उस प्रकार का बनना चाहिए। और उस अज्ञानता के आवरण में हम चले जाएं और उसके बाद जो असमानता इस समाज में और उसके आधार पर संसाधनों का वितरण अगर होता है, तो एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है, जिसको एफर्मेटिव एक्शन के तौर पर बाद में इसको विभूषित किया गया। और मुझे लगता है कि भारत के संवैधानिक ढांचे में ये बहुत खूबसूरती से यह बात लिखी गई है, और इसलिए बहुत सारी ताकतें चाह रही है कि भारत के संविधान को ही बदल दो और जो उनके मनमाफिक मनमर्जी जो
एक संविधान है उसका मतलब प्रादुर्भाव हो। तो ये सारी बातें इसमें शामिल है। मुझे लगता है कि बातें तो बहुत सारी की जा सकती है आनंद जी। जी थैंक यू। मैं बस चलते चलते डॉक्टर संजय आपसे आखिर अंतिम वो एक बहुत संक्षेप में, क्योंकि इस सारी बातों की जो सुबह बात हुई, मैं उसको एक और ढंग से कह दूं, मैं क्योंकि मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, मैं उस तरह से कहता हूं। मैं सिर्फ एक चीज ये कह दूं, वो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तब अगर ये जाति जनगणना हो गई तो कार सेवक में वो दलित और बैकवर्ड नहीं मरेंगे, और आरएसएस का अध्यक्ष का पहला आदमी ब्राह्मण और राजपूत नहीं होगा। तो वो भी कहेंगे कि मरने के लिए हम और राजा बनोगे तुम। तो इसलिए भी शायद ये आवश्यक है। एक बहुत संक्षेप में एक लाइन। जी आनंद जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं अगर आ आप रहा हूं, मैं भाई देखेंगे, साहब आ रहा हूं, जनरल भाई साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं एक मिनट। जी हाँ। आनंद जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आप एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें चीजों को, तो मैं इसमें एक चीज आप और जोड़ देना चाहता हूं जो आपने कहा। इस समय सावन का महीना चल रहा है, कांवरिये जाते हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पानी चढ़ाने। आप 90% से ज्यादा आप देखेंगे कि उसमें दलित और ओबीसी वर्ग के लोग ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि दलित और ओबीसी उनको सनातन धर्म के प्रति उनका लगाव नहीं है या वो नहीं समझते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि धर्म के साथ जुड़े होने के बावजूद सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। सरकार यह तो चाहती है कि धार्मिक रूप से तो ये हिंदू बने रहें, लेकिन जाति का जो एक पहचान है वो इनको बिल्कुल पता न चलने पाए। और हम जितना चाहें और जिस लेवल तक चाहे सिर्फ उतना ही फायदा इनको दे। इनको केवल हम झोला उठाने तक सीमित रखें, सत्ता में भागीदारी इनको न दें। आपने जो डेटा बताया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ओबीसी समाज में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें 2-3 जातियां सबसे ज्यादा उनको फायदा मिला, और तमाम सारी जातियां जिनको कोई नहीं जानता है। तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं पाया है। सोशल रिप्रेजेंटेशन तो बहुत बात की चीज, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ही उनको एक सोशल एम्पावरमेंट की बात आएगी। मुझे जी लगता है जी जातिगत जनगणना बहुत जरूरी चीज है, और इसी के जरिए आप एक समाज में सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। जी जी थैंक यू। जी।